हेलो एंटिटीज़, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ था, हमने दो टॉपिक्स को पूरी तरह से डिस्कस किया। एक टॉपिक था हमारा जिसको हमने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था हमारा, और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था। जिन्होंने इन टॉपिक्स को मिक्स किया है वो पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है इसको आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करने वाले हैं तीसरे टॉपिक्स के ऊपर, जो इन दोनों के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट फेमस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ बहुत ही फेमस है हमारे इस फील्ड में, करंट के फील्ड में मास्टर माने जाते हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, क्या है इनकी कहानी, क्या है, कैसे ये हमारे साथ काम कर रहे हैं, कैसे आज ये हमारे सर पे बैठे हुए जिनकी वजह से हमें इनको स्टडी करना पड़ता है। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। आखिर ओम्स लॉ क्या है, कैसे काम करता है, किन किन चीज़ों में ये एप्लीकेबल है और इसका एप्लीकेशन क्या है। ऐसा है कि ओम्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल है या इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ओम्स लॉ के साथ कुछ टर्मिनोलॉजी होंगी जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी होंगी जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। एक इसी से मिलता जुलता एक भाई है इसको हम बोलेंगे कंडक्टेंस, उसके बारे में भी जानेंगे। और आज देखेंगे कि आखिर ये फैक्टर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आखिर रेजिस्टेंस क्या है, काम कैसे करता है, किस बिहेवियर के साथ कैसा इसका चेंजेज है, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए फिर चलते हैं अपने वीडियो पर। हाँ तो एंटिटीज़, ओम्स लॉ को आज समझते हैं। आखिर ये है क्या, आखिर ये कौन से बाबा हैं जिनकी हम इतनी अच्छे से पूजा करते हैं। देखते हैं। इनको देखने से पहले समझने से के लिए हम एक काम करते हैं। पहले से हमने जो पीछे का पढ़ा हुआ है, हमने दो टर्मिनोलॉजी जिसको हमने आज कल के वीडियो में या पुरानी वीडियोज़ में जो हमने एनालिसिस किया हुआ है, वी और आई, इन दोनों का टर्मिनोलॉजी को साथ लेके चलते हैं और एक छोटा सा सर्किट ड्रॉन करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में देखा हुआ है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, साथ में एक हमने सोर्स लगाया हुआ है, इसको डीसी सोर्स बोला हुआ है या बैटरी सोर्स बोलिए, जो आपकी इच्छा हो वो बोलिए। एक स्विच लगा देते हैं बीच में, कुछ नहीं करना है, स्विच लगा दिया। आपको सिंबल पता है स्विच का सिंबल कैसे होता है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। मान लेते हैं हम वायर की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, बीच का जो डिफरेंस है इसको हमने बोला था वी से दिखाते हैं, वोल्टा साइंटिस्ट के ऊपर जिसका नाम दिया गया हुआ है। और इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है जिसको हमने नाम दे दिया है आई। आपको पता था, मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियोस में, ये जो होता है ये एक एनर्जी सोर्स है। इसी सोर्स की वजह से क्या हो रहा है, पूरे के पूरे सर्किट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है ना। और मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो करंट के फ्लो के क्या होता है, ठीक अपोजिट होता है। यानी कि अगर प्लस हायर टर्मिनल है, माइनस नेगेटिव टर्मिनल है, तो जो करंट का फ्लो होगा वो हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल होगा और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल की तरफ होगा। यानी कि करंट के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट कैसा होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कहानी, नेक्स्ट फिर कई वीडियो में लेक्चर में जानेंगे। बात करते हैं हम यहाँ पे पोटेंशियल की। पोटेंशियल आपको पता है इस पूरे सर्किट में पोटेंशियल कितना है, वी है। यानी कि इस सोर्स का जो वोल्टेज है वो कितना है, वी वोल्टेज दिया हुआ है। यही सोर्स क्या कर रहा है, इसके पूरे कंडक्टर्स के अंदर जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में इसको हम बोल रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, ये एनर्जी दे रहा है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है। तो जब हम करते क्या है, एक छोटा सा ओम जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, वोल्टेज की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया। जब उन्होंने एनालिसिस करना शुरू किया, जब इसको देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया इस सर्किट के एनालिसिस को, कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के साथ उसी की तरह हमारा करंट भी क्या हो रहा है, बस पूरे सर्किट में ओवरऑल क्या हो रहा है, उसमें भी चेंजेज आ रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। जैसे जैसे हम वोल्टेज में वेरिएशन दिखा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा करंट में भी क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। तो उन्होंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद एक रेशियो, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन पाया, और वो रिलेशन ये पाया
कि वोल्टेज और करंट का यदि हम रिलेशन देखें, दोनों का अगर हम रेशियो देखने की कोशिश करें, इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर आ जाता है। यही ओम्स लॉ डिराइव करता है कि वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट का इन्होंने एक नाम दे दिया जिसको नाम से जाना जाता है आर। इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे आखिर हो रहा है। तो हमने जब ओम्स जी ने जब इस पूरे रिलेशन को देखा तो उन्होंने पाया जो इस पूरे के पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है सीधे सीधे किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के यानी V के। इसका ठीक उल्टा भी हम लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल है किसके, I के। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ये भी लिख पा रहा हूँ और ये भी लिख पा रहा हूँ, I प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू I दोनों लिख दे रहे हैं, क्यों? दोस्तों इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं, मान लीजिए आपके पास 5 रुपये हैं, आप मार्केट में गए हुए हैं और आपने 5 केले खरीदे, 5 रुपये में आपको 5 केले मिल गए। आपके पास था रुपया, पैसा था, कितना था, 5 रुपये था, आपने उससे कुछ खरीदा, क्या खरीदा, 5 केला खरीदा। अब आप मान लीजिए कि अब आप बायर ना बनकर सेलर बन जाते हैं। आपके पास कोई बंदा आता है, आपके पास 5 केले बचे हुए हैं, 5 केले आपको सेल करने हैं, तो आप उनसे कितना रुपये लोगे, 5 रुपये ही तो लोगे, रेट तो वही है। सेम चीज़ यहाँ बनता है, ये वैल्यू को देकर हम इसको लें या इस वैल्यू को देकर हम इसको लें, दोनों का प्रोपोर्शनलिटी क्या है, सेम है। दोनों का प्रोपोर्शनलिटी क्या है, सेम है। I प्रोपोर्शनल टू V भी कहा जा सकता है और V प्रोपोर्शनल टू I के भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है, किसी भी सर्किट में ओवरऑल सर्किट में जो इंड्यूस्ड करंट होता है, जो करंट होता है वो किसकी वजह से क्रिएट होता है, तो उसका वजह क्या है, ये सोर्स है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के बिना ये करंट क्रिएट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस ही वो एक सोर्स है जिसके कारण इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एनर्जाइज होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज होकर पूरे सर्किट में वो क्या करते हैं, भागम भाग मचाते रहते हैं, दौड़म दौड़ा करते रहते हैं। उन्हीं की वजह से हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट के एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहले उसमें क्या एग्जिस्ट होना चाहिए, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो ओम्स ने यही रिलेशन फाउंड किया, क्या कि वोल्टेज में जैसे जैसे हम वेरिएशन कर रहे हैं वैसे वैसे करंट में भी वेरिएशन हो रहा है। और ये वेरिएशन कैसा है, कांस्टेंट वेरिएशन है। अगर हम V और I का ग्राफ बनाना चालू करें, तो हम ये देखते हैं हमको कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ। इसका स्लोप कैसा, कुछ टर्म्स मान लीजिए ये करंट है और ये कुछ वोल्टेज है, मान लेते हैं ये 0.5 एम्पियर करंट है, ये 1 एम्पियर है, ये 1.5 एम्पियर है, ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। अगर हम ऐसा ग्राफ बनाएं तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। और स्लोप को पता है आपको कैसे लिखते हैं, स्लोप हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है, डेट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपको पता है, y2 माइनस y1 इन द सेंस कि v2 माइनस v1 और x2 माइनस x1 इन द सेंस i2 माइनस i1, डेट इज इक्वल टू v अपॉन i, डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। स्मॉल वेरिएशन इज वोल्टेज इज ओके, उसमें कितना आ जाएगा करंट, स्मॉल वेरिएशन ऑफ करंट। जैसे जैसे हम छोटा छोटा करंट की वैल्यू चेंज करेंगे या वोल्टेज की वैल्यू चेंज करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा ओवरऑल थीटा में भी क्या आएगा, वेरिएशन आता रहेगा। और ये वेरिएशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। देखिए यहाँ भी थीटा की वैल्यू सेम, यहाँ भी थीटा की वैल्यू सेम, यहाँ भी थीटा की वैल्यू सेम। पूरे के पूरे स्लोप पर क्या आ रहा है, हमारा थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, यानी कि स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। और इसी स्लोप का नाम, इसी कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया गया, रेजिस्टेंस दे दिया गया। इसी स्लोप का नाम क्या दे दिया गया, रेजिस्टेंस दे दिया गया। दोस्तों भी एक बात और समझने वाली बात है, आखिर इस दुनिया में तमाम नाम है, ए से लेकर जेड तक कई चीज़ें बन सकती हैं, तो आखिर इन्होंने इसका नाम रेजिस्टेंस ही क्यों दिया, रेजिस्टेंस देने का कारण क्या था, आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है। तो
तो दोस्तों इसका छोटा सा फंडा है। दोस्तों रेजिस्टेंस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। आखिर इसका नाम रेजिस्टेंस ही क्यों पड़ा, इस आर को हम रेजिस्टेंस ही क्यों बोलते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण इसका नाम रेजिस्टेंस पड़ गया। हिंदी में इसको प्रतिरोध भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना। रेजिस्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को काम को होने से रोकना, किसी चीज़ में विरोध करना। रेसिस्ट करता है वो किसी भी चीज़ को। कैसे रेसिस्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इसके बारे में भी देखते हैं। आपको पता है ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे इसका वोल्टेज है V। यहाँ पर आपको पता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या होता है, करंट फ्लो होता है ना। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलनी शुरू हुई। आखिर इलेक्ट्रॉन्स होते कहाँ हैं, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन्स होते कहाँ हैं। आपको पता है ये क्या है, ये एक कंडक्टिंग वायर है। ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमने कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो मैंने मान लीजिए कॉपर का एक वायर लिया हुआ है, एक कंडक्टिंग वायर है। इसमें ढेर सारे क्या होंगे, एटम्स हैं, और ढेर सारे एटम्स है। चूंकि ये कंडक्टर है तो इसमें ढेर सारे एटम्स में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे हम कभी। तो इसमें ढेर सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब क्या है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो लूजली बाउंडेड होते हैं किसी भी एटम से, कंडक्टर्स के एटम्स में खासकर क्या होते हैं, वो लूजली बाउंडेड होते हैं। जैसे ही उनको हल्का एनर्जी मिलता है वो तुरंत क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। उनके एटम्स में से पार्टिकल्स क्या होते हैं, निकल जाते हैं। जैसे ही उसके एटम्स में से निकलते हैं, चार्ज निकलते हैं, वैसे ही वो एटम क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। वैसे ही वो एटम क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। तो इसके चार्ज पार्टिकल एटम्स में से क्या होंगे, जैसे ही कोई एक इलेक्ट्रॉन उसको एनर्जी मिलेगी, इसको एनर्जी इस पोटेंशियल के द्वारा मिलेगी, वैसे ही इस वायर में क्या होगा, अगला इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, आगे वाले एटम्स को धक्का देगा। अब इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी तो उसके आउटर सेल से क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और वैलेंस बॉन्ड बैंड में चले जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए अब जगह चाहिए। तो वैसे ही एक पीछे से एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इसको धक्का देगा। अब क्या होगा, ये छोटे से एरिया में, चूंकि ये क्या है, एक कंडक्टर है, और कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि इसके सारे मेटल्स क्या होते हैं, इसके हम सारे एटम्स क्या होते हैं, आपस में टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंड होने की वजह से क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया हो जाता है बीच में। ये एटम्स क्या हो जाएंगे, ये आयनाइज हो जाते हैं, इनमें आयंस क्रिएट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, लूजली बाउंडेड हो जाता है। तो जैसे ही इसको चार्ज मिलता है, यहाँ से ये चार्ज लेके आता है, धक्का लेके आता है इलेक्ट्रॉन्स, तो टकराने वाली पोजीशन में आ जाता है। कभी इधर टकराता है, कभी इधर टकराता है, कभी इधर टकराता है, कभी इधर टकराता है। यानी कि जो आयनाइज्ड मटेरियल्स हैं, जो इस कॉपर की प्रॉपर्टी है, जो मेटल की प्रॉपर्टी है, क्या कि वो आयनाइज्ड हो गया है। लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अब वो एनर्जी और इस मेटल की प्रॉपर्टी के साथ क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कोलैप्स करते हैं। जब वो आपस में टकराते हैं तो आपस में वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करना शुरू करते हैं। ये कहता है कि नहीं भाई हम जाएंगे ही, वो कहता है कि नहीं भाई हम जाने ही नहीं देंगे। इसी टकराव के चक्कर में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी निकल के आती है किसी भी इंडक्टर की, जो कांस्टेंट निकल के आया है, यही कांस्टेंट क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस कहलाता है। जो किसको कंडक्ट नहीं होने दे रहा है, तो करंट का कंडक्शन क्या हो रहा है, नहीं होने दे रहा है। इसीलिए वोल्टेज और करंट का रेशियो कैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट किसकी वजह से होता है, इस रेजिस्टेंस की वजह से होता है। और ये रेजिस्टेंस क्या है, आपको समझ में यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो एंटिटीज हमने देखा कि R का रिलेशन, V और I का रिलेशन क्या है, और R कांस्टेंट क्या है। बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में। R की यूनिट क्या निकल जाएगी, V का यूनिट आपको पता है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड एज ए साइंटिस्ट वोल्ट, I इज आल्सो डिनोटेड एज ए साइंटिस्ट एम्पियर। तो रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर, इनको भी एक साइंटिस्ट के नाम पे नाम दे दिया गया जिन्होंने इस लॉ को क्रिएट किया, दैट इज इक्वल टू ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट निकल के क्या आती है, ओम निकल के आती है। और ओम को हम लिखते कैसे हैं, तो कुछ ऐसे लिखेंगे इस ओम को, दिस इज योर ओम। ये यूनिट ओम कहलाती है। अब एक चीज़ और यहीं पे समझ लेते हैं
आखिर इस ओम का मतलब क्या है? ओम का मतलब मैंने समझा दिया है, समझने की बात नहीं है। अब एक बात और करते हैं। जैसे हमने वहाँ पे देखा, हमने अभी सर्किट में देखा था कि सर्किट में क्या हो रहा था, जैसे ही कोई पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर रहे थे, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस कंडक्टर के जो आयंस थे वो क्या कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए। चूँकि रेजिस्ट तो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए। अब आपको पता है हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं भाई, एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल भी होता है। अगर कोई रेजिस्ट कर रहा है तो कोई जाने का पाथ भी दे रहा है, उसी पाथ की वजह से वो करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से ओवरऑल करंट अपना पूरा साइकिल पूरा कर पा रहा था। तो जो फ्लो होने का कॉज दे रहा था वही कॉज क्या है, इस रेजिस्टेंस का ठीक अपोजिट कहलाता है, जिसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, जी से डिनोट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। और ये कंडक्टेंस हमेशा क्या होगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा, इसीलिए इसको 1/R से दिखाते हैं। और आपको पता है R का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, और इसी को हम बोलते हैं सीमेंस। या इसको इंग्लिश में अगर ओम बोला जाता है तो ओम का उल्टा क्या होता है, ओम का इन्वर्स क्या होता है, तो MHO लिख दो। इसको महू भी बोला जाता है। दो यूनिट होते हैं कंडक्टेंस के, एक होता है महू और एक होता है सीमेंस। आपको जो इच्छा लगे याद रख सकते हो, स्टैंडर्ड सीमेंस। ठीक है, दोनों का रिलेशन आपको समझ में आ गया। रेजिस्टेंस वो है किसी रजिस्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोके, करंट को रेजिस्ट करे, वो करंट को आसानी से फ्लो ना होने दे, वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और जो फ्लो होने दे रहा है, जो रोक नहीं रहा है, जो उस रजिस्टर में क्या हो रहा है, करंट को आसानी से जाने के लिए रास्ता दे रहा है, वो प्रॉपर्टी क्या कहला रही है, कंडक्टेंस कहला रही है। यानी कि किसी रेजिस्टेंस में, किसी मटेरियल में दो प्रॉपर्टी हो सकती है, एक रेजिस्टेंस और एक कंडक्टेंस। अगर उसका रेजिस्टिव पावर थोड़ा लो होगा, कंडक्टिंग पावर थोड़ा हाई होगा, तो वो मटेरियल कहलाएगा आपका कंडक्टर। ठीक है, यही से समझ में आएगा। यही से आपको तीनों मटेरियल कैटेगरी बन के आती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही मटेरियल को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है कंडक्टर, उसके बाद आपका आता है इंसुलेटर, और उसके बाद आपका आता है एक सेमीकंडक्टर। ये तीनों प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, अगर आपका करंट आसानी से फ्लो होगा, तो वो प्रॉपर्टी किसकी आएगी, वो मटेरियल कौन से मटेरियल में आएगा, कंडक्टिंग मटेरियल में आएगा। कहलाएगा क्या वो सब्सटेंस, कंडक्टर कहलाएगा। जैसे आपको एल्युमिनियम, सिल्वर, और सिल्वर इन द सेंस एजी, एंड कॉपर, इस तरह के सारे मटेरियल्स। इंसुलेटर में क्या आ जाएंगे, तो वुड, प्लास्टिक, ऐसे मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या आएंगे, तो क्लास 4 के जितने सारे मटेरियल हैं, पीरियोडिक टेबल का क्लास 4, जिसमें आता है कार्बन, आता है जर्मेनियम, आता है सिलिकॉन, आता है, इस तरह के सारे मटेरियल्स किसमें आते हैं, सेमीकंडक्टर में आते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस फिर कभी कर लेंगे। अभी हम इस टॉपिक पे आते हैं। एक बात और आया, V डैट इज इक्वल टू I इंटू R। कहने का मतलब वो पोटेंशियल में वेरिएशन आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में वेरिएशन आएगा, तो करंट में वेरिएशन आएगा। जरा हम R का एनालिसिस करते हैं। R इज इक्वल टू V अपॉन I। कोई भी कंडक्टर है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसमें बहने वाला करंट अगर कम हो, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वो रेजिस्ट ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से करंट क्या हो रहा है, कम फ्लो हो रहा है। क्यों, क्योंकि I जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। दिख रहा है आपको रिलेशन में। यानी कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम बहेगा, अगर रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा हो रहा है तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दे तो करंट की वैल्यू घट जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो भाई यही है ना। तो करंट बिल्कुल किस पे डिपेंडेंट होगा, रेजिस्टेंस के डिपेंडेंट होगा। और कैसा डिपेंडेंसी होगा उसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हमेशा किसके, रेजिस्टेंस के। एक बात और समझ में नहीं आई, फिर एक चीज़ और समझते हैं फिर इसमें, कि क्या होगा अगर एक वायर ले लेते हैं ऐसा वाला और एक वायर ले लेते हैं भैया ऐसा वाला। अंतर को समझ में आ रहा है क्या, एक मोटा एक पतला है, हाँ बिल्कुल सही, इसीलिए मैंने ये बनाया है, एक मोटा है और एक पतला है। आखिर इस वाले वायर में करंट कैसा बहेगा और इस वाले में वायर में करंट कैसा जाएगा भाई,
किस में करंट को जाने में आसानी होगी, ज़रा देख के बताओ, क्या लगता है, पहला या दूसरा? कंफ्यूजन? कोई बात नहीं, दूर करते हैं यहाँ पे। करंट देखो, आप ऐसे इसको समझते हैं, एक पतला सा रास्ता है और जैसा कि मैंने बनाया, कंडक्टर में क्या होता है, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁻28 नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोच लो कितने सारे होते हैं, अनकाउंटेबल। तो आप काउंट नहीं कर सकते कि अच्छे कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो सोचो एक वायर है, अब जाने के लिए इसको क्या मिल रहा है, एक पतला रास्ता मिल रहा है। भैया छोटा सा रास्ता है, टाइनी सा रास्ता है। ऐसा मान के चलते हैं कि आप स्कूल में जा रहे हो, आप जब जा रहे हो तो पहले बच्चे हो, अपने क्लास में एंटर करने वाले, तो आप क्या कर रहे हो, रास्ता उतना ही था, पतला रास्ता था, आराम से आप क्या कर गए, क्रॉस कर गए, घुस गए, आराम से बैठ गए। लेकिन जैसे ही छुट्टी की बेल बजी और वैसे ही सारे के सारे बच्चे एक साथ क्या कर दिए, उस रास्ते से निकलने की कोशिश की, क्या आप निकल पाओगे, आसानी से निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे। आपको वहाँ कंजेशन फील होगा, आपको वहाँ निकलने में प्रॉब्लम होगी। कई बच्चे तो भीड़ देख के वहीं पे बेहोश हो जाएंगे। सेम काम यही हो जाता है, ये कंडक्टर भी बेहोश हो जाता है। जब इसको ओवर से ज़्यादा इसको लोड दे दोगे, इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड दे दोगे तो ये तार जल जाता है। हाँ भाई, तार ऐसे ही जलते हैं। अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर करंट का लोड दे दोगे तो वो क्या होगा, कंजेशन के कारण उसमें हीट क्रिएट होगा और हीट की वजह से ये तार क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। इसीलिए अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि ये रास्ता पतला था, ये रास्ता मोटा है। भैया इसमें अगर हम 2 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें वही 2 एम्पियर का करंट क्या होगा, जाने में आसानी होगी। अरे मान लेते हैं 2 एम्पियर मतलब 2 लोग, एक रस्सी है, 2 लोगों को साथ चलना है, कहाँ से चल पाएगा, प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। वही चीज़ है, रस्सी थोड़ा मोटा ले लिए हैं, अब 2 लोग यहाँ आसानी से चल रहे हैं। यानी करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी कंडक्टर के एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। उस कंडक्टर का एरिया कैसा है उसके ऊपर भी क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि करंट कितना फ्लो करेगा। एरिया के साथ साथ लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, L/A के। लेंथ के ऊपर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेकिन एरिया के ये क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। R प्रोपोर्शनल हो गया किसके, L/A के। अब ये प्रोपोर्शनलिटी जो दिखाता है, इसको अगर हम हटाते हैं तो यही टर्मिनोलॉजी बन जाता है किसके, रो का। जिस एक टर्म फिर बन के आ जाता है, एक फॉर्मूला बन के आ जाता है, R = ρL/A। यही ये वो रो है जो बताता है कि मैटर की प्रॉपर्टी कैसी है, मैटर कैसा है, आपका मटेरियल कैसा है। ये रेजिस्टिविटी है, रो इज़ अ रेजिस्टिविटी, रो इज़ अ रेजिस्टिविटी, रो इज़ अ रेजिस्टिविटी। ये किसका रेजिस्टिविटी है, मैटर का। जैसा ऐसा मैटर, अगर कॉपर लोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, एल्युमिनियम लोगे उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, ये लोहा लोगे उसकी रेजिस्टिविटी कुछ अलग होगी, टिल लेंगे उसकी रेजिस्टिविटी कुछ अलग होगी। तो ये रो वही कांस्टेंट है, वही रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। तो एक रिलेशन निकल के आता है, R = ρL/A। ये न्यूमेरिकल पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा R = ρL/A। ये इसको क्या बोलते हैं, हम रो बोलते हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, रो, RHO बोलिए आप, रो बोलिए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आखिर इसके ऊपर बात समझते हैं कि आखिर ये रो है क्या। किसी मेटल और एलॉय के लिए, यानी किसी धातु और मिश्र धातु के लिए क्या होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगा, हमेशा लो होगा। और जिसकी रेजिस्टिविटी लो होगा वो क्या होगा, किस कैटेगरी में आएगा, गुड कंडक्टर के कैटेगरी में आ जाएगा, गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। और कुछ ऐसे मटेरियल है जैसे कि रबर और ग्लास, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, 10⁻⁻17 ओम मीटर के रिस्पेक्ट में होती है। तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ऐसे मटेरियल किस कैटेगरी में आते हैं, ऐसी मटेरियल इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना, जिनमें से करंट आसानी से फ्लो नहीं करेगा। और ऐसे मटेरियल्स में क्या होगा, करंट आसानी से फ्लो करेगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है ना।
ऐसे मटेरियल जिनका जो वैल्यू होगा वो 10⁻⁸ to 10⁻⁶ ओम मीटर के बीच में लाई करेगा, वो गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आएंगे। 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर वाले जो कैटेगरी है वो किसकी कैटेगरी में आएगा, इंसुलेटर की कैटेगरी में आएगा। हाँ, ये यूनिट कैसे आए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको क्यों छोड़ना। तो आपको पता है R = ρL/A, आपको पता है L क्या है, लेंथ किस में होता है, मीटर में होता है। तो रो का हमको निकालना है तो रो की यूनिट लिखते हैं, यहाँ से हम रो की बात करते हैं। तो रो = हो जाएगा R × A/L। R का यूनिट ओम पता है आपको, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर से स्क्वायर गया, डेट इज इक्वल टू ओम मीटर, है ना। यूनिट निकालना आसान, ऐसे ही सीखना है आपको, ठीक है। तो हमारा रो का यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर। एक बात और याद रखने वाली है, ये सारे के सारे जो चीज़ है किसी भी मैटर का, रेजिस्टेंस हो या फिर रेजिस्टिविटी हो, रेजिस्टेंस हो या फिर रेजिस्टिविटी हो, उसका लेंथ हो या उसका एरिया हो, ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर। ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर के ऊपर। यही एक फैक्टर है जो पूरे के पूरे वैल्यू को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, ओमिक लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करने देगा। ये तभी सारे के सारे रूल्स एप्लीकेबल है, सारे रूल्स ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, रेजिस्टेंस का, मटेरियल का टेम्परेचर का क्या हो, कांस्टेंट हो, वो वैल्यू बदले ना। कांस्टेंट का मतलब ही है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। तो आपको याद रखना है ये पूरे के पूरे फैक्टर को कौन इफेक्ट कर सकता है, वो इफेक्ट करने वाला कारक कौन सा है, टेम्परेचर है। इसीलिए पूरे के पूरे कैलकुलेशन के समय हमारा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आइए चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। तो इट इज़ हमारे पास एक क्वेश्चन है, आइए ज़रा सा देखते हैं इसको। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। 60 वोल्ट दिया हुआ है। When it draws a current of 4 ampere from the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? आसान क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है आपको। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, V = 60 वोल्ट। करंट भी ड्रॉन कर रहा है भैया। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, किसी इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है और वो करंट कितना ले रहा है, 4 एम्पियर का सोर्स से। तो कह रहा है कि करंट उस हीटर में क्या होगा जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया जाए 120 वोल्ट तक। यानी कि V1 हमारा 60 वोल्ट दिया हुआ है और जो करंट दिया हुआ है वो I की वैल्यू दी है, वो कितना ले रहा है, 4 एम्पियर ले रहा है। तो कह रहा है कि क्या होगा इफ़ V2 = 120 वोल्ट, यानी V1 को इंक्रीज करके कहाँ कर दिया जाए, 120 वोल्ट पे। तो आपको पता है इस कंडीशन में हमको क्या पता है, V दिया है, I दिया है। अगर हमको पता चल जाए कि ये जो हमारा क्या है इलेक्ट्रिक हीटर है, इस इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस कितना है, अगर रेजिस्टेंस कितना है और हमारे पास वोल्टेज पता है तो हम बता देंगे कितना करंट भाई जा रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। और रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है ओम्स लॉ बाबा जिंदाबाद। ओम्स बाबा क्या बोलते हैं कि भैया V जो होता है वो क्या होता है, I × R होता है कि नहीं होता है। तो जब V जब I × R होता है तो हमको निकालना क्या है, R। तो R = V/I, डेट इज इक्वल टू V की वैल्यू दिया हुआ है 60, I की वैल्यू दिया हुआ है 4। तो 4 से कितनी बार में जाएगा, 15, दैट इज ओम होगा ना। 15 4 जा 60। तो R की वैल्यू तो आ गई भैया 15 ओम। तो अब गिवन, अब हमको निकालना क्या है, V2 निकालना। V2 दिया हुआ इतना, तो हमको निकालना क्या है, I2 निकालना है इस कंडीशन में। तो हमको पता है कि I = क्या होता है, V/R। तो I2 = V2/R। तो V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 120। R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 ओम। कटा दो भाई, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 5 4 = 24, 3 8 = 24, यानी कि 8 और यूनिट एम्पियर। करंट कितना ड्रॉन करेगा, 8 एम्पियर का करंट ड्रॉन करने वाला है ना। कि अगर हम वोल्टेज को 60 वोल्ट से 120 वोल्ट पर लेके चले जाए तो इस इलेक्ट्रिक हीटर के द्वारा जो करंट ड्रॉन किया जाएगा वो कितना करंट लेगा, 8 एम्पियर लेगा। तो देखो 4 एम्पियर करंट था, वोल्टेज कितना था, 60 वोल्ट। वोल्टेज को डबल किया, 120 वोल्ट पे ले गए तो करंट भी क्या हो गया, डबल हो गया।
यही तो हमारे ओम्स बाबा बोल रहे थे, V इज प्रोपोर्शनल टू I। ओवरऑल दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चेंज ही नहीं होगा। चेंज करके देख लो, 60/4 डेट इज इक्वल टू 120/8। चेंज हुआ क्या, नहीं ना हुआ, देख लो। 2 2 ज़ा 4 30, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4 30, 2 से 15, 2 से 15। देखो LHS बराबर RHS। ओवरऑल रेशियो क्या हो गया, कांस्टेंट रहा। यानी कि वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल रहा, करंट के प्रोपोर्शनल रहा। जैसे जैसे वोल्टेज में वेरिएशन आया वैसे वैसे करंट में वेरिएशन आता गया, और ओवरऑल रिजल्टेंट हमारा क्या रहा, कांस्टेंट रहा। यही है ओम्स लॉ की खासियत, समझ गए। तो इन डिटेल्स आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज ए रेजिस्टेंस 4M. What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and a cross section 2 ampere? Cross section 2A, not a 2 ampere. कह रहा है कि एक वायर है, किसी मटेरियल का है जिसका लेंथ L है। चलो मान लेते हैं भाई, एक वायर है किसी गिवन मटेरियल का जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है। चलो भाई लेंथ L है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसकी वैल्यू दी हुई है A। चलो भाई मान लिया क्रॉस सेक्शन इसका A है, इन दोनों के बीच का क्रॉस सेक्शन जो है वो A है। हैज ए रेजिस्टेंस 4M, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 4M का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, एक दूसरा वायर है, मान लेते हैं ये भाई दूसरा वायर है ना, ये दूसरा वायर है ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल हो रहा है वही मटेरियल इसमें इस्तेमाल हो रहा है। हैविंग अ लेंथ L/2, अब ये इसका लेंथ कितना है, इसका L/2 है, ठीक है, L/2 एंड क्रॉस सेक्शन इज 2A, एंड क्रॉस सेक्शन, अब ये वाला एरिया जो है ये मोटा हो गया, यानी कि ये छोटा भी है और मोटा भी है। इसके रिस्पेक्ट में तो इसको छोटा और मोटा इसी के फिजिकली अकॉर्डिंग बना लेते हैं, है ना। इसका आधा लग रहा है और इसका डबल लग रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो हमको दिया हुआ है, हमको पता है एक रिलेशन, वो रिलेशन क्या है, R इज इक्वल टू ρL/A। एक रिलेशन ये पता है। पहले कंडीशन में देखिए तो R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4M। रो हमें नहीं पता, तो रो को हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों रख देते हैं। लेंथ कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है, L को L ही रख देते हैं। एरिया कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है। चलो भाई एक कंडीशन ये देख लेते हैं, 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, ρL/A, कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन में जब हम देखेंगे दूसरा कंडीशन में, तो यहाँ पे हमको पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, ρL/A। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको निकालना है, निकालना क्या है, रेजिस्टेंस ही निकालना है, तो रेजिस्टेंस को निकालना है। रो मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। लेंथ कितना दिया हुआ है, L की जगह पर लेंथ कितना हो गया, L/2 हो गया है। एरिया कितना हो गया है, तो 2A हो गया है, हो गया है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/4 ρL/A। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 ρL/A। और आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट से ρL/A की वैल्यू कितनी है, 4M है, तो इसको बाई इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 1/4 एंड मल्टीप्लाइड बाई ρL/A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 4 कट गया डेट इज इक्वल टू 1 ओम, है ना। तो यानी कि जो दूसरा मटेरियल का रेजिस्टेंस है, यानी कि ये वाला जो मटेरियल है, इस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का है। अब आप एक चीज़ गौर करिए, आपका रेजिस्टेंस 4 ओम का था, हमने क्या कर दिया, लंबाई को आधा कर दिया, और इसके जो एरिया था, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था, इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, है ना। तो जैसे ही हमने इसके लंबाई को आधा किया, क्रॉस सेक्शन को डबल किया, वैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 हो गई। रिलेशन ये बता रहा है कि लंबाई का इफेक्ट दिखा रहा है, साथ में एरिया का इफेक्ट भी दिखा रहा है कि लंबाई L से अगर हमने L/2 किया और एरिया A से 2A किया, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो वैल्यू 4 ओम से कितनी आ गई, 1 ओम पे आ गई। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर में वायर का
जो प्रॉपर्टी होगा उसके प्रॉपर्टी को इफेक्ट करने वाला कौन होगा, ये लेंथ भी इफेक्ट करेगा, उसकी रेजिस्टिविटी को लेंथ इफेक्ट करेगा, है ना। ये क्वेश्चन से हमको ये समझ में आया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। कोई प्रॉब्लम होगा, इशू आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपको सारे सवालों के जवाब देने को। और हाँ, आप सभी को रक्षाबंधन की विशेष शुभकामनाएं। थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।